नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, इस विशेष महा रिवीजन सीरीज के पहले पार्ट को जिस संजीदगी और एकाग्रता के साथ आपने आत्मसात किया है, उसने यह साबित कर दिया है कि इस अंतिम समय में आप अपनी सफलता को लेकर कितने दृढ़ संकल्पित हैं। आज इस यात्रा का दूसरा पड़ाव आपके सामने है। जब परीक्षा में मात्र 20 से 25 दिन शेष रह जाते हैं, तब सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो पीडीएफ खुली है, यह घटना चक्र का वह प्रामाणिक और अचूक निचोड़ है जो परीक्षा के 70 से 80% प्रतिशत कोर एरिया को सीधे कवर करता है। इसकी अगर बात की जाए तो इतिहास के वह निर्णायक मोड़, भूगोल और राज्य व्यवस्था की वो बारीकियां, विज्ञान और पर्यावरण के वो चुनिंदा पहलू जहां से आयोग हर साल प्रश्न बनाता ही बनाता है। अब आपको केवल एक काम करना है, चाहे आप स्क्रीन पर अपनी आंखें टिका करके नोट्स को दोहरा रहे हो या नोट्स बना रहे हो या शांत चित्त से केवल ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, तब भी इस क्लास का एक-एक तथ्य आपके अवचेतन मन में पूरी तरह स्थापित हो जाना चाहिए। पूरी तरीके से इस क्लास के जितने भी फैक्ट होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं। यानी कि वो पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, जो पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में 70-80% यहीं से क्वेश्चन सीधे-सीधे बनते हैं। कम से कम समय में अधिकतम स्कोर करने का जो लक्ष्य हमने तय किया है, उसे आज हम इस दूसरे पार्ट के साथ और मजबूत करेंगे। समय की कीमत आप भी जानते हैं और मैं भी। इसलिए बिना एक भी क्षण व्यर्थ किए सीधे रुख करते हैं आज के पहले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। जब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के पूर्व राजनीतिक संगठन, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था, वो गठन हुआ था आपका 1885 में। किसके नेतृत्व में? तो आपको याद होगा, एओ ह्यूम के नेतृत्व में। ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय गवर्नर कौन थे? तो आपको आंसर करना है डफरिन। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हम 1885 या 1885 से पहले की जो राजनीतिक संगठन है, जो प्रमुख राजनीतिक संगठन है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूँ कि इसको याद रखने के लिए कि कांग्रेस जब स्थापित हुई थी, उस समय किस गवर्नर का शासन था, तो याद रखेंगे कि कांग्रेस, देखिए, मैं केवल ट्रिक याद कराने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। मेरा आपके या आपके हृदय को विचलित करने का या फिर दुःख या मन को अशांत करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं केवल और केवल जो भी ऐसी चीज़ें बोलूँगा, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ याद कराने का उद्देश्य होगा। मेरा किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। ठीक है? मैं पहले ही माफ़ी माँगता हूँ। चलिए। तो जब भी आपको कांग्रेस का नाम याद आए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कांग्रेस डफ़र थी, ठीक है? यानी कि कांग्रेस डफ़र थी, इससे मतलब ये निकल जाएगा कि कांग्रेस डफ़रिन के शासनकाल में, यानी गवर्नर जनरल कौन थे उस समय में? तो डफ़रिन थे। याद रहेगा? चलिए, अब उससे पहले की जो भी राजनीतिक संगठन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी।
इसकी स्थापना 1838 में कोलकाता में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो द्वारकानाथ टैगोर जी थे। अगली है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लंदन में स्थापित हुई 1839 में। इसकी संस्थापना जो की थी वो थी विलियम एडम के द्वारा। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 में कोलकाता में इसका गठन किया गया था। और उसके बाद देखें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि 1852 में कोलकाता में एस्टेब्लिश हुई और इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो कि 1852 में ही बनी और ये चेन्नई में बनाई गई थी। उसके बाद देखें तो बॉम्बे एसोसिएशन जो कि 1852 में ही और मुंबई में इसकी एस्टेब्लिश हुई, यानी मुंबई में इसकी स्थापना की गई। अगली है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्थापित की गई। नेशनल नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो कि 1867 में लंदन में इसकी स्थापना की गई और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे मेरी कारपेंटर। अगला है पूना सार्वजनिक सभा जो कि 1876 में पूना में एस्टेब्लिश हुई और इसके जो प्रमुख नेता थे यानी कि संस्थापक थे वो एस एच चिपलूणकर, जी वी जोशी और एम जी रनाडे जी थे। अगली है इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1872 में लंदन में की गई और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में की गई। मद्रास महाजन सभा की अगर बात की जाए तो 1884 में चेन्नई में इसकी स्थापना की गई और इसके प्रमुख नेता थे जी एस अय्यर, एम वीरेंद्रवाचारी और आनंद चार्लू। ठीक है, आगे देखें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि 1885 में मुंबई स्टेब्लिश हुई और फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में की गई। अब इस एसोसिएशन के बाद अगर हम अगले तथ्य की तरफ बढ़ें जिसका सीधा संबंध है राज्यपाल से, तो राज्यपाल से संबंधित कुछ जो प्रमुख तथ्य हैं जिसमें हम आर्टिकल जो कि आपसे सीधे पूछे जाते हैं, तो पहला है अनुच्छेद 153 जिसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 154 इसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल पदावधि के लिए। अनुच्छेद 157 इसमें योग्यताओं के बारे में है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के लिए है ये। और अनुच्छेद 159 159 ये राज्यपाल शपथ या प्रतिज्ञा के लिए है। आपको पता है कि अनुसूचियों में भी शपथ का प्रावधान किया गया है। तो मैंने आपको बताया है पहले, आप जाएंगे इसी चैनल पे तो जो पॉलिटी वाली जो विषय सूची बनी हुई है यानी कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे पॉलिटी वाला जो सेगमेंट है उसमें जाकर क्लिक करिएगा। वहां पे मैंने सारी अनुसूचियां पढ़ाई हैं। ठीक है, तो वहां आपको आराम से ये मिल जाएगा कि कौन से अपवाद हैं इसके, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ चूंकि हम फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे और उन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हैं तो इसलिए हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। अगला है अनुच्छेद 160, ये कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए है। अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति के लिए है। अनुच्छेद 162 ये राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा के लिए है। अनुच्छेद 163 ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के लिए है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य प्रावधानों के लिए। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के लिए। अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन के लिए। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में। अनुच्छेद 174 तो जो अनुच्छेद 167 है ना, ये जो सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के लिए है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 174 ये राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के लिए। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के लिए। ये प्रमुख जो है कुछ आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो हमने देखे। यहाँ से आपको सीधे मिलान करने के लिए दे देता है, कभी कभी तो सीधे आर्टिकल के ही बारे में पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां एवं उसकी सहायक नदियां। ठीक है,
जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा ट्रिक बता दूं आपको, बस कहानी याद रखिएगा। तो गोदावरी की कहानी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो करके बोलता हूँ। बुजुर्ग मंजीरा बाबू पूर्ण श्रद्धा से इंद्र और सबरी के प्राणों के लिए वर मांगते हैं, जिससे पेन और वेन ठीक हो जाती हैं और प्रवर मिलता है। नहीं लिख पाए हैं तो आप रिपीट करके दोबारा लिखिएगा। अब गोदावरी में जैसे आपने देखा कि पूर्णा इसकी सहायक नदी है, प्राणहिता। प्राणहिता जो नदी है वो वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा नदी के मिलने से प्राणहिता बनती है। और साथ ही सहायक नदियां हैं मंजीरा, इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी जो सुनाई थी, तो मैंने कहा था कि मंजीरा बाबू जो बुजुर्ग हैं, मंजीरा बाबू, तो एक सहायक नदी इसकी मंजीरा है। पूरी श्रद्धा से यानी कि पूर्ण श्रद्धा से यानी कि पूर्णा नदी। फिर उसके बाद इंद्र और सबरी के प्राणों के लिए वर मांगते हैं, तो इंद्रावती, और इसमें एक और नदी आ जाएगी सबरी, ये भी लिख लीजिएगा आप, ये भी सहायक नदी है। तो इंद्रावती और सबरी प्राणों की क्या मांगते हैं, वर मांगते हैं, तो प्राणहिता नदी आ जाएगी इसमें। ठीक है, देखिए कहानी अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको वहां लिंक नहीं होगा, परेशान होंगे आप। इसलिए उस कहानी को एक बार, 3 बार, 4 बार पढ़ जाइएगा, आपको आराम से वही कहानी याद हो जाएगी। और आपको पता ही है कहानियां हमको एक बार याद हो जाए तो जल्दी नहीं भूलते हैं। बस वहां क्लिक करने की देर है, आपको कहानी जैसे याद आई तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, तो वर मांगते हैं जिससे क्या होता है, पेन यानी पेन गंगा और वेन यानी वेन गंगा ठीक हो जाते हैं और प्रवर मिलता है। एक और नदी है इसमें, प्रवर। ठीक है, तो ये सारी नदियां मैंने आपसे चर्चा कर दी। बस इस स्टोरी को ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी नदियां ध्यान में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कृष्णा की तरफ। देखिए इसका तो ट्रिक बहुत शानदार है, बस आपको याद करना है कृष्ण का जो बचपन है ना, तो आपने देखा होगा कि जो है बॉल खेलते थे, और वो बॉल जो है कहाँ चली जाती है, नदी में, यहाँ पे कालिया नाग था। याद है वो स्टोरी? तो अब कृष्ण क्या है कि बॉल फेंकते हैं घाट पे, घाट प्रवाह। ठीक है, वहां देखते हैं कि कुछ माल जैसा वहां पे दिखाई दे रहा है। तो जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कालिया नाग है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसको देख करके, कालिया नाग को देख करके कृष्ण कह रहे हैं कि तेरी ना भद्रा उतारता हूँ, क्योंकि परेशान थे उससे सब कालिया नाग से। तो कालिया कह रहा, जो कालिया नाग था वो कह रहा है कोई ना, उतार दो, देख लेते हैं, आओ तो सही। ठीक है, मुंह से ही बोलोगे या भीम जैसा बल भी दिखाओगे? का तो कृष्ण ने जो है उन्होंने कहा, इन दोनों का वार्तालाप हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो कृष्ण ने कहा कि तेरी भद्रा उतारता हूँ। घाट पे जब पहुंचे, उन्होंने माल जैसा कुछ दिखा, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो वही है कालिया नाग। उन्होंने कहा कि तेरी ना भद्रा उतारता हूँ। तो कालिया नाग बोला कोई ना, आओ, मुंह से ही बोलोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पास भीम जैसी शक्ति है। कृष्ण कह रहे हैं भीम जैसे बल है, अभी बताता हूँ तुझे। तो कालिया नाग कह रहा है कि नहीं, पहले दूध पी के आओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दूध नहीं, मैं पंचामृत पी के आया हूँ, तू आ तो सही, अब मैं आ रहा हूँ तुझे देखता हूँ। बस उस कहानी को याद रखिएगा, बस आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, वो पूरी की पूरी स्टोरी आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है कावेरी। कावेरी के बारे में अगर ट्रिक देखें तो हेमा और अमर हर रंग के कपड़े पहनकर भवानी माँ के कैबिन में लक्ष्मण तीर्थ करने गए और श्रद्धा से अपने नयन बंद कर लिए। फिर से सुनिए, हेमा और अमर हर रंग के कपड़े पहनकर भवानी माँ के कैबिन में लक्ष्मण तीर्थ करने गए,
श्रद्धा से अपने नयन बंद कर लिए। ठीक है। अब हेमा से हेमावती। ठीक है। फिर हेमा और अमर अमरावती। हरे रंग के कपड़े तो हरंगी, एक नदी है इसमें, हरंगी। फिर उसके बाद भवानी माँ के केबिन गए, कपड़े पहनकर हरे रंग के, तो भवानी मतलब भवानी नदी। ठीक। उसके बाद केबिन में तो एक केबिन नदी है, ये भी सहायक नदी है, ये काबिन। ठीक है, केबिन काबिन दोनों नाम मिलते हैं आपको। तो केबिन से याद रखेंगे काबिन। ठीक है, काबिन। लक्ष्मण तीर्थ, तो इसमें एक नदी और है, लक्ष्मण तीर्थ, ये नदी है इसकी, कावेरी सहायक नदी। नयन बंद कर लिए, यानी कि नयन से यहाँ मतलब है नोयल। ठीक है, ये सहायक नदी है कावेरी की। तो बस स्टोरी याद रखेंगे, ये सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। क्या स्टोरी है? हेमा और अमर हरे रंग के कपड़े पहनकर भवानी माँ के केबिन में लक्ष्मण तीर्थ करने गए और श्रद्धा से अपने नयन बंद कर लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी कावेरी की। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग महानदी। ये तो और भी इंटरेस्टिंग है, बस गुस्सा मत करिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत भावुक लोग हैं, बहुत तेजी से गुस्सा करते हैं। देखिए, अगर शिव के जैसा महान बनना है, किसके जैसा महान, किसके जैसा बनना है? तो शिव के जैसा महान बनना है। तो पहले का वक्त था कि तपस्या पूजा ये सब कर करके लोग महान बनते थे। अब आज के वक्त में ऐसे महान नहीं बनते। तो शिव के जैसा महान बनने के लिए हंस हंस करके अब तेल लगाना पड़ेगा, तभी महान बनोगे। अब आपको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए, तो ये सहायक नदियां थी, हमने काफी समय इसमें बर्बाद किया आपका, बस इसलिए क्योंकि ये 100% पूछी जाती हैं, तो आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में, जिसमें सबसे पहले देखेंगे अश्वघोष की कुछ जो कृतियां हैं, फिर उसके बाद बारहमेर, दंडी, हर्षवर्धन, इन चारों की जो कृतियां हैं इनको देखेंगे। ठीक है, तो अश्वमेध की जो कृतियां जिसमें बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की प्रकृतियां हैं। और बारहमेर की में देखें तो बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ये बारहमेर की हैं। दंडी की देखें तो दस कुमार चरितम और काव्य दर्शन, ये दंडी के हैं। और हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, अब एक तरफ दर्शन है और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो जैसे चारवाक, तो चारवाक जो दर्शन है वो चारवाक जी का ही है। योग पतंजलि का है। याद रखने के लिए मैं साथ साथ बताते चलता हूँ कि आपने देखा होगा कि पतंजलि का प्रचार कौन कर रहे हैं? बाबा जी करते हैं। तो बाबा जी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो योग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सांख्य। ठीक है, कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। आपको याद होगा कि अगर हम किसी कालखंड को पढ़ते हैं हिस्ट्री में ही, जैसे वैदिक काल, ठीक है, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक बोलते हैं उत्तर वैदिक। ठीक है, तो उत्तर का मतलब होता है बाद का, जैसे मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल के बाद आता है मौर्य उत्तर, इसका उत्तर का मतलब होता है बाद का। ठीक है, ये याद रखना है। तो जब भी बात सामने आए बाद यानी कि उत्तर, ठीक है, याद हो गया। तो जब उत्तर बाद हो जाएगा तो इसका मतलब पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगा और वैशेषिक कणाद। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अगला है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। एक तरफ अ, जो है देश के नाम है और उससे संबंधित जो है औद्योगिक क्षेत्र दिए हैं, जैसे लरेन, ये फ्रांस का है औद्योगिक क्षेत्र। इसी तरीके से किनकी, जापान, कांटो, ये भी जापान का है, केहन, ये भी जापान का है। ठीक है, उसके बाद कैंटन, ये चीन का है, रूर, ये जर्मनी का है और सार, ये जर्मनी का है।
अपर सिलेसिया ये जर्मनी का है, सैक्सोनी ये भी जर्मनी का है, ठीक। औद्योगिक क्षेत्र है ये, ब्रिस्टल यूके का, लंकाशायर यूके का, बैरो हॉरिजॉन्टले ये ब्राजील का है और दक्षिण अपलेशियन प्रदेश ये यूएसए का है। तो ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। बस रट्टा मार लीजिएगा आप, 5-6 बार आराम से पढ़ के जाइएगा, आपके प्रश्न यहाँ से हल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता से पहले भारत में गठित प्रमुख समिति और आयोग, ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग और समितियां बनी थी, इसमें सबसे पहले है चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जो कि 1854 में ये संबंधित था शिक्षा से, ठीक। हंटर कमीशन 1882 में शिक्षा से संबंधित था ये भी। रैले आयोग 1902 में ये भी शिक्षा से संबंधित था। सैंडलर आयोग 1917 में शिक्षा से संबंधित था ये भी। हार्टोंग आयोग 1929 में ये भी शिक्षा से था। सार्जेंट आयोग या सार्जेंट योजना 1944 ये भी शिक्षा से संबंधित था, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे कुछ अकाल के लिए कुछ समितियां बनी थी, जिसमें सबसे पहले कैंपवेल आयोग ये 1866 में ये अकाल संबंधित था। स्ट्रेची आयोग 1880 ये भी अकाल से संबंधित था। लॉयल आयोग ये 1886 में बना, ये अकाल संबंधित था ये भी। उसके बाद मैकडोनेल आयोग ये 1900 में बना और ये अकाल संबंधित था। उसके बाद अन्य बात करें जैसे मुद्रा के लिए, तो फाउलर आयोग जो 1898 में और ये संबंधित था मुद्रा से। हिल्टन यंग आयोग ये 1926 में बना और ये भी मुद्रा संबंधित था। अगला है फ्रेजर कमीशन 1902 में बना और ये पुलिस प्रशासन से संबंधित था, ठीक है। स्कॉट मॉनक्रिक ये 1901 में बना और ये सिंचाई से संबंधित था। बेबिंगटन स्मिथ आयोग 1919 में बना और ये मुद्रा संबंधित था। अगला है मूडी मन कमेटी, ये 1924 में बनी और इसका संबंध था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वैध शासन की कार्यप्रणाली के प्रशिक्षण हेतु, ठीक है। विटले आयोग 1929 में बना जो कि श्रम से संबंधित था और सप्रू आयोग 1935 में बना और इसका संबंध बेरोजगारी से था, ठीक है। अगला है उत्तरवर्ती मुगल दरबारों में जो गुट थे, ठीक है, जैसे ईरानी समूह यानी ईरानी गुट, ये इसके जो प्रमुख नेता थे वो जुल्फिकार खां थे। तुर्रानी गुट यानी तुर्रानी समूह, इसके जो प्रमुख नेता थे वो चिनकलिश खां थे। अफगानी समूह, इसके प्रमुख नेता अली मोहम्मद और मोहम्मद खां बंगस थे। हिंदुस्तानी गुट या हिंदुस्तानी समूह, इसके जो प्रमुख नेता थे वो सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे, ठीक है। ये जब उत्तरवर्ती मुगल थे यानी कि जो मुगल प्रशासक थे वो कमजोर पड़ने लगेंगे और जो गुट हैं वो गुट मजबूत होने लगेंगे, तब इनका वर्चस्व प्रभावी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्व। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो आपको पता होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है, जिसमें आर्टिकल 32 भी समाहित है। इस 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर के अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है, यानी कि ये जो आर्टिकल 32 है ये अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। तो अनुच्छेद 32 जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है, ऐसा कहा किसने है? तो याद रखना है, अम्बेडकर जी ने कहा है। तो संविधान जो आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा किसने बताया है, ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की गारंटी नहीं है। जैसे हम फंडामेंटल राइट में जितने भी हमारे राइट दिए गए हैं उन राइट की ही गारंटी देता है, उससे इतर राइट की गारंटी ये नहीं देता है आर्टिकल 32। इसका मतलब ये है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधिकारों के हनन के लिए सीधे जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 से हम सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे इतर कोई अधिकारों की बात है तो उसमें आर्टिकल 32 में ये गारंटी नहीं दी गई है, ठीक है। जैसे गैर मूल यानी कि गैर मूल संवैधानिक अधिकार,
असंवैधानिक लौकिक अधिकार इत्यादि जैसे अधिकारों के लिए हम सीधे कोर्ट नहीं जाएंगे, यानी कि उनका हनन के लिए हम गारंटी नहीं दी गई है। चलिए देखते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं जो जारी किए जाते हैं। कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारों की या अधिकारी की, माफ करिएगा, इसके बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करें और उसके कैद करने का वजह बताएं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आदेश दिया जाएगा कि भैया पहले ऐसा करो, ये बताओ कि आपने जिसको गिरफ्तार किया है उसको सबसे पहले कहाँ पे, तो आप सबसे पहले उसकी उपस्थिति दर्ज कराएंगे न्यायाधीश के सामने। ठीक है, और उसके बजाय जो कैद करने की वजह को बताना होगा। और ये जो रिट है, ये रिट निजी सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो मतलब कोई प्राइवेट वो हो या फिर कोई सार्वजनिक वो हो, दोनों के विरुद्ध इसको जारी किया जा सकता है। अगला है परमादेश। इसके बारे में देखें तो इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है, यानी ये आदेश दिया जाता है कि भैया अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रहें, इससे बाहर ना भागे। ठीक है, और निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते इसको। चलिए अगला है प्रतिषेध। किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है प्रतिषेध। जो रिट है वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों प्रकार की संस्थाओं के प्रति जो है जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय ने न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। ठीक है, यानी कि बाहर निकल करके जो कार्य कर रहे हैं उनको रोका जाता है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। ठीक है, तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला है उत्प्रेषण ऋण। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। पोस्टमार्टम के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि पोस्टमार्टम के रूप में किस रिट को जाना जाता है तो आपको आंसर करना है उत्प्रेषण रिट को। प्रतिषेध जो कि हमने अभी पढ़ा था और उत्प्रेषण ये जो रिट है इसमें एक अंतर है। प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, यानी जो प्रतिषेध रिट है ये तब जारी किया जाएगा जब क्या हो, कार्यवाही चल रही हो। ठीक है, लेकिन अगर उत्प्रेषण की बात की जाए तो कार्यवाही समाप्त होने के बाद। ठीक है, तो चलिए कार्यवाही चल रही हो, इसका मूल कार्य है कार्यवाही को रोकना होता है। तो जो प्रतिषेध है उसका मूल जो कार्य है वो कार्यवाही को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण ऋण कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ठीक, अगला है अधिकार परीक्षा। रिट साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इसको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये है अधिकार परीक्षा के बारे में। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। तो जैसे आर्थ्रोलॉजी, ये जोड़ों का अध्ययन। तो जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। आप जैसे कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपने सुना होगा वहाँ पे, जैसे हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, है ना? तो जैसे कभी-कभी आप रिसेप्शन में जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पूछते हैं कि आपको किसको दिखाना है, गायनो को दिखाना है कि डेंटिस्ट को दिखाना है या फिर न्यूरोसर्जन को दिखाना है। तो इस प्रकार से जो है शाखाएँ होती हैं, उसमें आप जब इलाज कराने जाते हैं तो उसके माध्यम से उनके
शाखाओं का नाम लिया जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार से देखें, जैसे जोड़ों के अध्ययन क्या कहा जाता है, तो ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी किसको कहते हैं, तो कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। कार्डियोलॉजी, ये दिल और उसके कामकाज का अध्ययन करना। डेंड्रोलॉजी, ये झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करना। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रक्त और उसके कारण होने वाले रोग का। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। हार्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ठीक है। ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है, कभी-कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं भाग 17, जिसमें कि राजभाषा का उल्लेख है। ये आपने पढ़ा होगा कि जब संविधान है, ठीक है, तो संविधान के जो भाग हैं, वही वर्तमान में तो आप देख सकते हैं कि 25 प्लस भाग हैं, लेकिन मूल संविधान था, वहां कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। तो इसी प्रकार से इसमें जो भाग 17 है, इसमें वर्णित है राजभाषा। इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको देखेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 243 ये संघ की राजभाषा की बात करता है। आर्टिकल 344, 343 में क्या है, संघ की राजभाषा, और 344 में क्या है, राजभाषा आयोग है, ठीक है। और ये 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो हम करा ही नहीं रहे कि जो फालतू की चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये याद रखना है आपको कि 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसने 1956 में अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी। 1957 में रिपोर्ट की जांच हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अगला है आर्टिकल 345 यानी अनुच्छेद 345, राज्य का राजभाषा है इसमें। अनुच्छेद 346, राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। आर्टिकल 347, जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान किए गए विशेष प्रावधान है इसमें। आर्टिकल 348, इसमें न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा है। इसमें देखें तो जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, ठीक है। आर्टिकल 349, भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों के दौरान आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग और राजभाषा पर संसदीय समिति की सिफारिश पर विचार करना चाहिए। अब उसके बाद देखें आर्टिकल 350, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की बात कही गई है। आर्टिकल 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो जब बात होती है प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना सबसे पहले यही था कि इसको संविधान का अंग माना गया है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बेरुवादी जो बात था, यानी बेरुवादी जो केस था, 1960 का था ये बात। इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना गया। फिर उसके बाद गोलकनाथवाद जो कि 1967 में, और प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा कहा गया इसमें। फिर उसके बाद केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में, इसमें संविधान का भाग इसको मान लिया गया। जी हाँ, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और कहा गया कि मूल ढांचा का भाग है ये। उसके बाद बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद 1994, संविधान का अभिन्न अंग इसको कहा गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रस्तावना पर महत्वपूर्ण विचार देखेंगे, किस किस ने क्या क्या विचार दिए हैं प्रस्तावना पे। सबसे पहले देखेंगे अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, उद्देश्य का हमारे सपनों व विचारों का प्रतिनिधित्व करती है ये। इनका कहना है कि जो उद्देश्य का है वो हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु
प्रजातांत्रिक गणराज्य की क्या है? जन्म कुंडली है। तो कई बार पूछा गया है कि जन्म कुंडली किसने कहा है प्रस्तावना को? सुभाष कश्यप जी कहते हैं कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा है। और ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो सुभाष कश्यप जी ने कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव की अगर बात की जाए तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखेंगे। एन ए पालकीवाल, अब जैसे आप मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो सबसे पहले ऑप्शन को आप इसको मानेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इनको मानेंगे। ठीक है, और अगर पूरा वाक्य दिया हो कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तब आपको यही आंसर करने हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। आगे एन ए पालकीवाल जी, ये प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र इन्होंने कहा है। अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ठीक है, उसके बाद देखें उद्देश्य का, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसको कब किया गया? 13 दिसंबर को 1946 को पंडित नेहरू के उद्देश्य द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया इस उद्देश्य को, और संविधान का संक्षिप्त संस्करण व उसका दर्शन है। यह न्याय योग्य नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है और वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, और प्रस्तावना में निम्न को जोड़ा गया, यानी जो शब्द जोड़े गए वो थे पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें निम्न की चर्चा की गई है। कौन-कौन सी किसकी चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, जैसे राजनैतिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, जिसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्थानीय शीतल हवाएं हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो हवाएं जहाँ की स्थानीय हैं और जहाँ वो चलती हैं उसके बारे में। तो जैसे विलीवाव, ये अलास्का में चलती है। बोरा, ये एड्रियाटिक जो तट है वहां पे चलती है। मिस्टूल, ये स्पेन और फ्रांस। बुरान, ये रूस में चलती है। ठीक है, वाइस, दक्षिण फ्रांस। पेम्पीरो, अर्जेंटीना। फ्रियाजेम, ये ब्राजील में। नार्दर, यूएसए। नार्टी, यूएसए। ठीक, पोनेंटी, दक्षिण अफ्रीका। पोपागेयो, मैक्सिको। मैस्ट्रेल, इटली। नेवाडाश, इक्वाडोर। विली विली, ऑस्ट्रेलिया। सिस्टान, पूर्वी ईरान। हबूब, सूडान। उर्गो, टुंड्रा प्रदेश। केप ड्राक्टर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, तो ये स्थानीय शीतल हवाएं थी। शीतल मतलब ठंडी हवाएं। अब उसके बाद देखेंगे 1931 में घटित कुछ प्रमुख घटनाएं थी। तो 1931 में जो घटनाएं घटी गई थी, कभी-कभी क्रम लगाने के लिए दे देता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। तो इसमें डेट ज्यादा याद रखेंगे, डेट और मंथ। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी इन तीनों को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 29 से 31 मार्च के बीच रहा था। 1931 में था ये भी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931। ठीक है, गांधी द्वारा प्रतिभाग किया गया इसमें, और कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था, इसमें सेकंड वाले में। ठीक है, अब उसके बाद देखें मिट्टी की वस्तुएं और प्राप्त स्थल। तो कुछ मिट्टी की वस्तुएं हैं और वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जैसे मिट्टी की नाव, ये कहाँ से मिली है? तो ये लोथल से मिली है। मिट्टी का महल, ये बनावली से मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ी, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। मिट्टी की 2 नारी मृण मूर्ति, ये बनावली, भारत में सिर्फ एक ही स्थल से प्राप्त है ये। मछली, कछुआ, घड़ियाल की मृण मूर्ति, ये हड़प्पा से। घोड़ा की मृण मूर्ति, ये लोथल और मोहनजोदड़ो से। आक्रामक वृषभ की मृण मूर्ति कालीबंगा से, और वृषभ की मृण मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद देखें सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131। तो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? इसमें है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद का मामला हो,
देश में राज्य सरकारों के बीच विवाद का मामला हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में देश के भीतर आपराधिक या दीवानी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना हो, क्षेत्रीय अदालतों से उच्च न्यायालयों में मामलों का स्थानांतरण करना हो, कुछ मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिट आदेश जारी करना हो, ये सब सर्वोच्च न्यायालय का एक मौलिक अधिकार क्षेत्र है, जो कि आर्टिकल 131 में वर्णित है। ठीक है? उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल की तरफ बढ़ें, जिसमें पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश, और बागौर, राजस्थान से। ठीक है? अस्त से निर्मित जो उपकरण है, उसके साक्ष्य हमें सराय नहराए से और मेहदाहा से मिलते हैं। अगला है अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख जो कार्य हैं। कौन कौन से कार्य किए गए अकबर के द्वारा? तो दास प्रथा का अंत किया गया 1565 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई 1563 में, जजिया कर की समाप्ति की गई 1564 में, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की गई 1571 में, इबादत खाना का निर्माण 1575 में किया गया, इबादत खाने में प्रवेश 1578 में, मजहर की घोषणा 1579 में की गई, आईने 10 साला 1880 में बना, और इबादत खाना बंद कर दिया गया 1862 में, 82 में बंद कर दिया गया 1582। दीवाने इलाही को जो स्थापना की गई थी वो 1882 में की गई। ठीक है? विश्व के घास के जो मैदान है, तो विश्व के जो घास के मैदान है उसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आप एक बार मैप पे इसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा लोकेशन याद रहे। सबसे पहले देखेंगे सवाना, ये अफ्रीका में पड़ता है, ये घास का मैदान। लानोश, ये वेनेजुएला में है। कंपास, ये दक्षिण पूर्व ब्राजील, और पाकलैंड, ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास की अगर बात की जाए तो जिसमें पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है? उसके बाद वेल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका में, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है ये भी। स्टेपी, ये यूरेशिया, और उस्टाज ये हंगरी, और कैटरबरी ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय थी और ये आपकी उष्ण कटिबंधीय। ये घास के मैदान आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं फैक्ट हम, अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान थे, जिसमें एक तरफ राज्य और शासक संबंधित हैं, कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान चला, तो जैसे गुजरात में 1299 में ये अभियान किया गया, और उस समय शासक थे वहाँ के कर्णदेव। ठीक है? रणथंभौर 1301 में, और रणथंभौर के जो शासक थे वो थे हमीरदेव। चित्तौड़ ये 1303 में, और यहाँ पे जो शासक थे वो रतन सिंह थे। देवगिरी 1306 से 1307, ये रामचंद्र देव यहाँ के प्रशासक थे। वारंगल 1308, प्रताप रुद्रदेव यहाँ के शासक थे। और द्वार समुद्र ये 1310 में वल्लाल यहाँ पे क्या थे, जो है प्रशासक थे यहाँ के। और मदुरा ये 1311, ये वीर पंड्या यहाँ के प्रशासक थे। ठीक है? तो ये इस प्रकार से इनका जो है क्या चला था, अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान चला। उसके बाद देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में देखेंगे ऋग्वेद, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कौन-कौन से हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण। सामवेद के जो ब्राह्मण थे वो पंचविश ब्राह्मण थे। ठीक है? और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण। ठीक है? ये सब पूछे जाते हैं आपसे। उपवेद देखें, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है? अगला है उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा। तो जैसे विदेह के राजा जनक थे, कैकस के राजा अश्वपति थे, काशी के राजा अजातशत्रु थे, पंचाल के राजा प्रवाहन जावाली थे, और कुरु के राजा उदालक अनुनी थे। ठीक है? ये उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा थे। उसके बाद देखें प्रमुख संविधान संशोधन।
तो जो प्रमुख संविधान संशोधन है जिसमें सबसे पहले देखें, पहला जो संविधान संशोधन था वो था 1951 में और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 7वां संशोधन 1956 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। 7वां संविधान संशोधन, और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जो 7वां जो भाग था उसको समाप्त किया गया। ठीक है। अगला है 31वां संविधान संशोधन 1972 में लोकसभा सीटें 525 से 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा गया, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है। 35वें संशोधन में क्या किया गया था, आंशिक दिया गया था, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ ये, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन के लिए कहा गया इसमें। उसके बाद 39वां संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया और नई अनुसूची जोड़ी गई जो कि 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ दी गई। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन था और 52वां संविधान संशोधन जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर उसके बाद देखें 58वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ ये, और संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु इसमें वर्णित किया गया। ठीक है। उसके बाद देखें 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है। तो 69वां संविधान संशोधन कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखें 70वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो ये जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें जितने भी निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और 70वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से पांडिचेरी और दिल्ली की जो विधायिका है उसके सदस्यों के निर्वाचन मंडल में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है। उसके बाद देखें 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ ये भी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके माध्यम से। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ और ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखें 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी कि अब प्रारंभिक जो शिक्षा है वो आपकी मौलिक अधिकार बन जाएगी। फिर उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ ये भी, और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये कहा गया। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों का गठन किया गया, और 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित था ये। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 में इसमें जीएसटी लाया गया। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ ये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ ये, और ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण है ये 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। उसके बाद देखें 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ ये, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा स्तर साल जो है 70 साल से बढ़ा करके 80 साल कर दी गई, और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गई। ठीक है। उसके बाद देखें 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि एसईबीसी की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई, और 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ ये, महिला आरक्षण से संबंधित था ये। ठीक है। अब उसके बाद देखें कुछ संवैधानिक निकाय हैं, इसमें देखेंगे अनुच्छेद
76 यानी कि आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76, इसमें महान्यायवादी है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना समिति। अनुच्छेद 263 उत्तर राज्य परिषद और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। ये सब क्या हैं आपके? ये हैं सब आपके संवैधानिक निकाय। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्वालामुखी हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो एक तरफ ज्वालामुखी है और उससे संबंधित देश हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे म्याना, ये फिलीपींस में है। कटमई, ये अलास्का की ज्वालामुखी है। ठीक है। माउंट पोपा ये म्यांमार में, और कलिमंजारो ये तंजानिया में। ठीक है। उसके बाद देखें आजो सलेडेल ये सेलेडो ये चिली से, और माउंट रेनियर ये यूएसए। उसके बाद माउंट सस्ता ये यूएसए से। चमराजो इक्वाडोर से। फ्यूजियामा जापान से। माउंट ताल फिलीपींस में। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में। देवबंद ईरान में। कोह सुल्तान ईरान में। ठीक। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। पोपोकैंटिपल ये मैक्सिको में। मुनालोआ हवाई द्वीप। माउंट कैमरून कैमरून अफ्रीका में। माउंट इरेबस रॉस अंटार्कटिका। माउंट एटेना सिसिली यानी इटली, और माउंट पिली ये मार्टिनिक द्वीप, और विशुवियस नेल्पल्स की खाड़ी यानी इटली। ठीक है। उसके बाद देखेंगे संविधान की कुछ अनुसूचियां हैं। तो कौन सी अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची की अगर बात की जाए तो देश व 28 राज्यों का उल्लेख है इसमें। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन की बात है, और तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। मैंने आपको बताया था इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल क्या हैं? अपवाद हैं। क्या हैं? अपवाद हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग से आर्टिकल का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है इसमें। पांचवी अनुसूची में एससी एसटी क्षेत्रों के शासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन, यानी इन 4 राज्यों को छोड़ करके अगर बात की जाए तो 5वीं अनुसूची, और अगर इन चारों राज्यों की बात की जाए तो छठी अनुसूची। ठीक है। उसके बाद देखें 7वीं अनुसूची में तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है इसमें, यानी कि कुछ विषय दिए गए हैं जिसमें आपने सुना होगा कि राज्य सूची और समवर्ती सूची और केंद्र सूची। ठीक है। 8वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित, जो कि आपको पता होगा कि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो दल बदल संबंधित प्रावधान है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से था। 11वीं अनुसूची ये पंचायतों का प्रावधान, ठीक है, पढ़ चुके हम लोग, 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। अब उसके बाद देखें महत्वपूर्ण बोर्ड, जैसे चाय बोर्ड कहाँ पे है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। मसाला बोर्ड कोच्चि यानी केरल में है। कॉफी बोर्ड कर्नाटक में है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है। राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड ये दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड ये कोलकाता में है। ठीक है। उसके बाद देखें कुछ कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे झरिया, करणपुरा ये कहाँ पे है? झारखंड में। कालाकोट ये जम्मू कश्मीर में है। उमसार ये गुजरात में है। पलाना ये राजस्थान में है। बाहोर ये पांडिचेरी में है। उसके बाद निचाहोम ये जम्मू कश्मीर में है। बरकला ये केरल में है। माकूम असम में है। नवेली तमिलनाडु में है। नामचिक या फुक ये अरुणाचल प्रदेश में है। और झिलमिल ये छत्तीसगढ़ में है।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ-कहाँ पे इस नाम से जाने जाते हैं, जैसे कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, नरौरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये अलीगढ़ के पास पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात में, जैतपुर महाराष्ट्र में, ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र थे। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, जिसमें भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के ये दोनों कहाँ हैं? लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये कहाँ है? ये भी कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान ये वाराणसी में है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान ये झांसी में है, ठीक है। उसके बाद भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भदोई में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय ये वाराणसी में है, ठीक है। उसके बाद देखें तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क उत्तर प्रदेश ये लखनऊ में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये सैफई इटावा में है। यूपी औद्योगिकी सरकारी संघ लिमिटेड ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कहाँ है? कानपुर में है। प्रदेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम ये लखनऊ में है। उद्यमिता विकास संस्थान ये लखनऊ में है। सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र ये कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ में है। राज्य के चीनी मिट्टी विकास केंद्र ये चुनार एवं खुर्जा में है। यूपी हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कानपुर में है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार। तो जैसे ये बहुत पूछा जाता है आपसे और खास करके यूपी पीसीएस के एग्जाम में तो आपसे बहुत पूछा जाता है ये सब। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है? उन्नाव में है। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कहाँ है? कन्नौज में है। अब देखिए याद करने के लिए कुछ कुछ ट्रिक आप लगा लिया करिए। जैसे नवाबगंज, तो नवाब भाव बहुत होता है ना, उन्नाव, तो मतलब कुछ लिंक करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद जैसे लाख बहोसी, बहोसी से मतलब बेहोशी याद रखिएगा। तो कन्नौज में जैसे इत्र का काम है, तो इत्र इतना ज्यादा है कि लोग बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे सांडी पक्षी विहार ये कहाँ है? हरदोई में है। तो हद हो गई, सांडे का तेल हद हो गई, ठीक। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। पटना पक्षी विहार ये एटा में है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ है? महोबा में है। सुरगताल ये बलिया में है। सूर सरोवर आगरा में है। और बेती पक्षी विहार ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। उसके बाद देखें फलों तथा सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण क्या होता है? जैसे मूली में तीखापन, तो इसका जो कारण है वो है आइसोसाइनेट की वजह से ये तीखापन होता है, ठीक। लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो एलाइसिन है ये गंध का कारण। और पीपर में गंध का कारण तो ओलियोरेशन है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। प्याज में एंथ्रोसाइनिन की वजह से। हल्दी में जो रंग होता है हरा, जो पीला रंग, वो कुर्कुमिन की वजह से। गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। और तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटीनाइज्ड की वजह से होता है।
और शलजम में चपराहट जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है। गाजर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो एंथ्रासायनिन होता है। और पीपर में कड़वाहट जो होती है वो अम्ल मोसेशन की वजह से ये क्या होता है? पीपल में कड़वाहट होती है। उसके बाद देखें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो है अनुच्छेद 112 के क्लॉज 3 में है। तो संचित निधि पर भारित जो व्यय है वो कौन-कौन से हैं? तो राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता संचित निधि पे भारित है। वे ऋण जो सरकार को चुकाने हैं वे भी संचित निधि पे भारित हैं। राज्य के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते और कैग का वेतन व भत्ता और राज्यपाल की जो पेंशन है वो सब संचित निधि पे भारित है। ठीक है? उसके बाद देखें भारत में प्रमुख जनजातियां। तो भारत में जो प्रमुख जनजातियां हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कौन-कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो आपतानी, आबोर, मिसमी, डफला, मिरी, सिम्फो ये अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। तो इनको 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक? उसके बाद देखें असम में तो चकमा, मिकिर, बोरा, नागालैंड में अंगामी, कोन्याक, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सब वहां पे आपको पहाड़ियां पाई जाती हैं उसी नाम से यहाँ पे जनजातियां भी पाई जा रही हैं। ठीक है? मणिपुर में देखें तो कुकी, लेपचा, मुद, त्रिपुरा में भूटिया, चकमा, गारो, कुकी, मिजोरम में मिजो, लखेर, पश्चिम बंगाल में असुर, भूमिज, बिरहोर, लोढ़ा, लेपचा, माघ, महली, मालपहरिया, पोलिया ये पश्चिम बंगाल में जनजातियां पाई जाती हैं। झारखंड में संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, खरिया, तमरिया और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में अगर देखें सम्मिलित रूप से तो थारू, भाटिया ये भूटिया के नाम से भी मिलती है। ठीक है? जैनसारी, राजी, भुइया, खरवार, माझी, कोल इत्यादि जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहाड़ी मारिया, मुरिया, दंडामी, गोंड, बैगा, परजा, अदृश्य, अगरिया, भील, सहरिया, कोरबा, हलवा ये जब जनजाति जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो गद्दी, गुर्जर, जम्मू कश्मीर में गद्दी, बकरवाल, राजस्थान में भील, मीना, कठोरिया, गरासिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगर देखें तो चेंचू, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया, बागता, गद्दाबा ये जनजातियां पाई जाती हैं। केरल की अगर बात की जाए तो इरुला, कुरुम्बा, कादर, कुलियान, तमिलनाडु में तोड़ा, कोटा, कुरुम्बा, बगड़ा और अंडमान निकोबार में तो ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जारवा, सोमपेन, सेंटिनली इत्यादि जनजातियां इन जो है राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक? उसके बाद देखें तो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां इसमें सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा की शक्तियां कौन-कौन सी हैं। तो गैर धन विधेयक को मंजूरी राज्यसभा के पास शक्ति है ये। समवर्ती और संघ सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाना, किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करना, इसमें कार्यपालिका और पिछले या प्रस्तावों से प्रश्न पूछने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और न्यायाधीशों के चुनाव और निष्कासन में भाग लेते हैं ये। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं जिसमें धन विधेयक में संशोधन कर सकते हैं ये, लेकिन ये संशोधन करने के लिए शक्ति तो है राज्यसभा के पास लेकिन उसको मानना ना मानना लोकसभा की बात है। ठीक है? धन और गैर धन विधेयकों को लागू करना, पेश करना, कराधान, बजट और वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करना, प्रश्न पूछने
पूरक प्रश्न, संकल्प प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति के माध्यम से कार्यपालिका की जांच करें। ये शक्ति लोकसभा के पास है, या अकेले उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ठीक है। लोकसभा की विशेष शक्ति जो है, कौन कौन सी विशेष शक्ति हैं? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करने करने सरकार को हटा सकते हैं। ठीक है, ये विशेष शक्तियां हैं। अब उसके बाद हम लोग एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में स्थापित हुआ, और उसके बाद कुछ कर्नाटक युद्ध, ठीक है, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इन सब तथ्यों के मामले में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो अगली 2 क्लासों में आपके ये सारे फैक्ट समाप्त हो जाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ आपसे फिर किसी क्लास में। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा करके। आपके लिए इसी तरीके से मैं मेहनत करता रहूँगा। बस आप इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए। जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे कमेंट आपके आते हैं। किसी-किसी के कमेंट तो इतने अच्छे लगते हैं कि मैं इतना भावुक हो जाता हूँ कि लगता है मैं क्या ही कर दूँ आपके लिए। ठीक है? तो दिल से धन्यवाद आप सभी को। चलिए मिलता हूँ आपसे फिर क्लास में दूसरी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।